बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। 70 की दिहाई थी। कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो था नहीं। उसने कराची में मौजूद अमरीकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला आया। काम काम और बस काम। वो अपने ख़ानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुशनसीब जिसे मुल्क से बाहर काम मिला, और वाहिद कफील। काम के दौरान उसकी एक वाइट अमरीकी मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफ़ी सालों बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। सन 83 का ज़माना था। सब लोग खूब खुश हुए, मगर एक ज़रूरी काम से कंपनी ने वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के बाद वापस आने का कहकर वो अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के तवील सफ़र के बाद उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर आकर औंधे मुंह लेट गया कि सुबह काम पर पहुंचना था। उसने बमुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफ़ी देर तक हैरान और परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज़ ना निकल सकी। रात के किसी पहर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फालिज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम अज़लात किसी भी किस्म की हरकत से माजूर हो चुके थे। उसका जहन कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी, बच्चे, माँ बाप कौन हैं। वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। याददाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मत्थम मत्थम। वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं, दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं। दिल में रहते हैं, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। मिस्टर सिद्दीकी को बिस्तर पर पड़े पड़े आज तीसरा रोज था। मोबाइल फ़ोन तो उस दौर में नहीं होते थे, और अगर होते भी तो वो कौन से इस काबिल थे कि वो हाथ हिला सकते। घर में मौजूद फ़ोन बजता रहा। कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना हुई होगी कि उन्हें कम से कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है, उन्हें आज समझ आ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज छठा दिन। गलती से आज डाकिया दरवाज़ा खुला देखकर मिस्टर सिद्दीकी को हेलो हाय करने आ गया कि उनके अच्छे अखलाक थे और वो हमेशा डाकिये को देखते तो हाल अहवाल पूछते। डाकिये ने खुली आंखों मगर साकित जिस्म को देखा तो 911 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठाकर ले गए। अगले 9 माह सिद्दीकी साहब कोमा में रहे। वहाँ से होश आया तो केंटकी के एक हॉर्स स्पाइस रिहैबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती थी। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ घर बसा लिया और उसे भूल गए। उसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन, भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हविस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमरीकी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया और घर वालों की खैरियत लेने का वक्त नहीं है। वो नाराज़ हो गया और उसी नाराज़गी में कुछ सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है। वो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती रही कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। उसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि जब बेटा आए तो उसकी कब्र पर ज़रूर ले आए। आज इस वाक़े को 33 साल और 4 माह होने को आए हैं। मिस्टर सिद्दीकी, कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता। आज भी बोलने की सकत नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह से इस सेंटर में एक पाकिस्तानी आता है। उसका नाम शाहिद है।
شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہیں، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھیں۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے اسی اسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور اور تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور اور تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے سب پیاروں کو دنیا، قبر، حشر، آخرت کی تمام آفات و مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔